अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में फ़ोन टैपिंग का कई हवालों से अहम किरदार रहा है। सियासतदान, सहाफ़ी और जजेस इसका निशाना बनते रहे हैं, जिसकी सियासत का जो रुख है वो कई बार इस वजह से बदला है। 1996 में जब बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत बरतरफ की गई थी, तब इनके खिलाफ एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी था कि उन्होंने अपने मुखालफीन के फ़ोन टैपिंग करवाए थे। कल से पहले कॉल टैपिंग की हैसियत गैर आइनी और गैर कानूनी होती थी, लेकिन अब हुकूमत ने ISI को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट की शिक 54 के तहत फ़ोन टैपिंग करने की इजाज़त दे दी है। यानी मेरे और आपके फ़ोन अब टैप हो सकेंगे और इसके ऊपर एक अमली जामा और एक लीगल जामा जो है वो पहनाया गया है। इस हुक्मनामे का ये पस मंज़र है कि शहरियों की सर्विलेंस के हवाले से एक मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। इस केस में अटॉर्नी जनरल ये इतराफ़ कर चुके हैं कि किसी भी एजेंसी के पास लोगों की कॉल्स टैप करने का इख्तियार नहीं है। इसके बाद अदालत ने तमाम एजेंसीज को किसी भी शहरी की सर्विलेंस से रोक दिया था और तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को हुक्म दिया कि वो अपने डेटा को किसी की सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हिज़्ब इख्तिलाफ, वकला की तंजीमें और सिविल सोसाइटी इस इक़दाम को अब काला कानून करार दे चुकी हैं। ये एक आप समझे एक ड्रैकोनियन SRO है। आपकी फ्री स्पीच को, आपके माशरे को टोटली कंट्रोल करने का यह तरीक़ेकार। इस कानून के साथ शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। मेरी बात ये याद रखिएगा, ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी मैलिफाइड इंटेंट के साथ और कंकॉक्टेड एविडेंस के साथ। लेकिन हुकूमत ने इस कदम का दिफा किया है। 1996 से लेके आज 28 साल हो गए हैं सर। इस अरसे में मोहतरम लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं। 5 हुकूमतें इस अरसे में आई हैं। एक मार्शल लॉ हमने फेस किया है। परवेज़ मुशर्रफ दौर में उमर अयूब साहब खुद हुकूमत का हिस्सा थे। किसी हुकूमत ने इस प्रोविज़न को चेंज नहीं किया। ये लॉ है सिंस 1996 और ये इंटैक्ट है उसी सूरत हाल में। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस होते हैं जिसमें एजेंसीज़ को, उनके ऑफिसर्स को ऑथोराइज़ करती है फेडरल गवर्नमेंट अंडर द लॉ, बजाय इसके कि ये दायरा कार 50 एजेंसीज तक फैलाया जाए और एक इनडिसिप्लिन नज़र आए कि हर किसी को ऑथोराइज़ करते तो फिर भी बुरा था। हुकूमत ने ये यकीनी बनाने के लिए कि ये काउंटर टेररिज्म के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और क्राइम डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बाय नोटिफिकेशन ऑथोराइज़ किया और अब ग्रेड 18 से ऊपर के ऑफिसर्स के नाम प्रोवाइड करेंगे और उनको जो एरिया एलोकेटेड है वो भी प्रोवाइड करेंगे ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। इसके अलावा हुकूमत ये यकीन भी दिलाया है कि अगर कोई मजाज अफसर इस कानून का गलत इस्तेमाल करेगा तो इसका एहतसाब भी किया जाएगा। लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी प्राइवेसी है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा और कानून को मिसयूज़ करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। अब इस्तेमाल दुरुस्त हो या गलत हो उस पर चेक्स हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि बरतानिया में भी फ़ोन टैपिंग का कानून मौजूद है, ताहम बरतानिया में फ़ोन टैपिंग की इजाज़त सेक्रेटरी दाखिला देता है और इस हुक्म पर भी अदालत जो अमल दरामद है वो अदलिया की हतमी इजाज़त से ही मशरूत होता है। जहां बरतानिया में इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सज़ा देने के लिए अलग से एक शिक भी रखी गई है, वहां पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के तहत ये जो बात है ये इस पे अभी भी अभाम है कि क्या ये शिक है कि नहीं है। हुकूमती सेटअप में मौजूद लोग जो माजी में फ़ोन टैपिंग के हवाले से जो है वो क्या कहते रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना।
जाहिर है ये एक माजी की हम आपको साउंड बाइट दिखवा रहे हैं, पर हमें ये समझ नहीं आई कि हुकूमत ने फ़ोन टैपिंग के हवाले से इस ऑर्डर को लाने के लिए इतनी तरद्दुद क्यों की, जबकि सर्विलेंस के हवाले से 2013 का पार्लियामान से जो पास शुदा एक कानून पहले से ही मौजूद था। इसके तहत सर्विलेंस के लिए वज़ीर दाखिला और हाई कोर्ट के जज की इजाज़त दरकार होती है, और इसके तहत अगर कोई अफसर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो इस शख्स को सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अकील मलिक, जो वजारत कानून के मशीर हैं और मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर कानूनदान हैं और रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ होंगे यासीन आज़ाद साहब, सीनियर वकील हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। इससे पहले कि हम बड़ी अपनी जो दिलचस्प गुफ्तगू है इसको आगे बढ़ाएं, छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। फ़ोन टैपिंग के हवाले से हमारा आज का शो है। हमारे साथ हैं सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर कानूनदान हैं और रहनुमा तहरीक इंसाफ के। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर वकील हैं, और चंद ही लम्हों में हमें मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक, जो वजारत कानून के मुशीर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब, आपकी जानिब एक फेयर ट्रायल एक्ट 2013 मौजूद है, उसके बावजूद एक नया ऑर्डर शाया किया जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ एक खुफिया अदारा जो है वो फ़ोन टैपिंग करने की उसकी इजाज़त होगी। तो एक ही खुफिया अदारे को ये इजाज़त क्यों दी गई है, और इस वक्त जो है इस कानून लाने की और इस ऑर्डर लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, मामला सिर्फ एक खुफिया इदारे को इजाज़त देने का नहीं है। मेरी नज़र में तो जो इजाज़त दी गई है वो किसी भी इदारे को दी जाती, 3 को दी जाती या 10 को दी जाती, वो गलत है, गैर आइनी है। और जो इन्होंने कर दिया है इसमें, मैं तो हैरान हूँ कि काबीना ने कैसे इस पर इत्तफाक किया कि ग्रेड 18 के किसी भी अफसर को ISI के बस ये ताकत दी जा सकती है और वो जाए आपकी मेरी कॉल्स जो है वो सुनना शुरू करते। कोई उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े अफसर को किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो मर्ज़ी करता फिरे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने ठीक हवाला दिया 2013 का जो कानून है, इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013, उसमें बड़ा एक जामे निज़ाम दिया गया है। अगरचे उस कानून के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो ज़मीन आसमान का हमें फ़र्क नज़र आता है। वहाँ पहले आपने वज़ीर से इजाज़त लेनी है, उसके बाद मामले को हाई कोर्ट के जज के सामने रखना है, और फिर 6 दिन की सिर्फ आपको इजाज़त मिल सकती है वहाँ पे। और उसका अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, उसकी तशहीर करते हैं उस मवाद की किसी और मकसद के लिए, तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब उस कानून के होते हुए उन्होंने एक ये कागज़ का टुकड़ा जारी कर दिया, 4 लाइनें लिखती कि ISI अपने किसी भी ग्रेड 18 के अफसर को ये ताकत दे सकती है। मेरी नज़र में ये आइन के भी ख़िलाफ़ है, और जो सेक्शन 54 जिसका हवाला दिया गया है 1996 का, जो टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसके भी ख़िलाफ़ है। उसके तहत आपको रूल्स बनाने थे हुकूमत को, रूल्स में आपको ये तमाम एक जो कायदा है ये देना था कि किन हालात में ये हो सकेगा, क्या इजाज़त देनी है किसी को किसी से, ये कुछ भी नहीं किया गया। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब की ऑर्डर हैं, जिसके तहत उन्होंने टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को कहा कि वो अपने सिस्टम पे जो पहले वो रसाई दे रहे थे या दे रहे हैं खुफिया एजेंसियों को, वो बंद करें, ताकि उनके सिस्टम पे रसाई के ज़रिए या उनके सिस्टम तक रसाई के ज़रिए जो गुफ्तगू सुनी जा रही थी वो बंद हो। तो उसके जवाब में इन्होंने ये 4 लाइनें जारी कर दी हैं। ये इंतहाई शर्मनाक और एक काला कानून है। हमें 2013 के कानून की जानिब देखना होगा, उसमें बेहतरी करनी होगी, ना कि इस कागज़ के टुकड़े को कानून मानना होगा। मेरी नज़र में अदालतें इसको नहीं मानेंगी, इसको कलअदम करार देंगी। यासीन आज़ाद साहब, आप एक सीनियर वकील हैं, क्या अदालतें इसको कलअदम करार देंगी, और क्या वकला की तंजीमें इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगी? चूँकि हमने देखा है कि ये फ़ोन टैपिंग की जद में अक्सर जो हैं वो जजेस ही आते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो वकला जो होते हैं वो गार्डियंस, कस्टोडियंस होते हैं ऑफ द लॉ। तो इसके अंदर वकला बरादरी जो है उसका स्टैंड क्या होना चाहिए? आप तो लीडर रहे हैं वकला बरादरी के। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो 2013 का एक्ट है उसका स्टार्ट है, देखें तो इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल का जुमला इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये था कि किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस अगर है, कोई आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व है,
तो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस आदमी के ख़िलाफ़ फेयर ट्रायल के लिए फ़ोन टेप करने का जो काम है वो कर सकते थे। जब एक पार्लियामेंट कानून साजी कर लेती है, और जिस तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान बार बार ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को किसी और तरीक़ाकार के तहत किसी भी सूरत में नहीं छेड़ना चाहिए। अब रह गया मामला जो जब 2013 का एक्ट अपनी जगह पे मौजूद था, तो आज हुकूमत ने जो तब्दीली की है उसकी क्या वजूहत हैं, इसकी वजाहत तो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कानून की मौजूदगी में किसी किस्म की कोई नया कानून जारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, उसके मुताबिक चलना चाहिए था। लेकिन फिर मसला वही आ जाता है कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देखते ये हैं कि आइन बना हुआ है, कानून बना हुआ है, और तमाम चीज़ों की मौजूदगी में हम क्या कानून और आइन के मुताबिक अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं, नहीं चलते। और यही बात आज आप देख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला गया है जी, और 13 जज साहिबान ने जो रिज़र्व सीटों के हवाले से प्रोसीडिंग की है, उसमें बार बार यही बात आ रही है कि सबसे पहले आइन और उसके बाद दूसरे कवानीन जो पार्लियामेंट वक्तन फ़क्तन बनाती है उस पर अमल करना ज़रूरी है। ठीक। अब रह गया मामला फ़ोन टेप करने का, तो मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में हर हुकूमत को ये काम करते हुए देखा है। राइट। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये दौर जो था, इस दौर में किसी किस्म का टेलीफोन टेप नहीं हुआ। पीटीआई की हुकूमत 3.5 साल थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी ये कहना था कि फ़ोन टेप करना वक्त के हिसाब से अपनी जगह पे है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान क्या बड़ी मुश्किलात हैं कि कानून साजी है, पार्लियामेंट कानून बना के दे देती है, आपने उसके मुताबिक प्रोसीडिंग करनी है जी। अगर कोई आदमी दहशतगर्दी के केस में इन्वॉल्व है, आप उसका फ़ोन टैप करने चाहते हैं, तो फिर किसी एक एजेंसी को आपको इख्तियार देने की क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि 2013 का एक्ट अपनी जगह पे मौजूद था। ठीक है। अच्छा, तो अब जो सवाल आपने किया जी कि जी बात मुकम्मल जो सवाल आपने ये किया कि बार एसोसिएशन या बार काउंसिल क्या करेगी जी, चूँकि हमारे मुल्क के हिसाब से जो हमारी अपेक्स बॉडी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, और नंबर 2 पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फिर सूबाई बार काउंसिल वगैरह आती हैं। अब इस कानून में अगर कोई है मामला, तो जाहिर है कि ये बॉडीज़ जो हैं कोई भी फैसला करने से पहले पाकिस्तान बार काउंसिल को अपना हाउस का इजलास बुलाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यासीन साहब, आपने कुछ और उनसे अप्रूवल लेनी चाहिए। कुछ नुक्ते आपने उठाए हैं। बैरिस्टर कील ने आखिरकार हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आई थिंक यू मिस द इंट्रो पार्ट ऑफ माई शो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मरीम नवाज साहिबा कॉल टैपिंग के हवाले से क्या कहती रही हैं। आपने सुन ली है, अवाम को भी दिखा देते हैं, दिखाइए ज़रा। तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। बैरिस्टर कील साहब, सबसे पहले तो मनीज़े बहुत बहुत शुक्रिया एंड माय अपॉलॉजीज़ फॉर कमिंग अ बिट लेट। मैं असल में एक मीटिंग में था जिसको पीएम चेयर कर रहे थे, इस वजह से ताख़ीर हो गई। आपके पार्टिसिपेंट्स की भी मैंने बिल्कुल बात सुनी, और बिलखुसूस आपका जो इंट्रो था और ये आपने चलाई, बिल्कुल बजा बात है। कानून की जहाँ तक बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको इस तनाज़र में भी देखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल इससे कोई डिनाइबिलिटी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट 2013 का मौजूद है। उसी के ही प्रेफेस में अगर आप शुरू में ही देख लें तो वहाँ पे उसका सेकंड पैरा कहता है कि एग्जिस्टिंग लॉज का जो भी है वो neither comprehensively provide nor specifically regulate advanced and modern investigation techniques and so on and so forth. Right. इससे आप आगे अगर आ जाएं तो इसकी definitions में आप जाएं। Definitions में लिखा हुआ है डायरेक्टरेट जनरल ISI, right. और उसके साथ आगे लिखा है कि तीनों सर्विसेज के इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस। मगर लेट्स कम टू द तरीकेकार। जी, तरीकाकार इसमें डिफाइंड है। तरीकाकार ये है कि ग्रेड 20 का अफसर, इधर ग्रेड 18 है।
आपने कम कर दिया ना, आपने कम कर दिया। वो कह रहे हैं ग्रेड 20 और पूरा वो तौर तरीका उन्होंने बताया है कि आपको सारा मटेरियल जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है। बिल्कुल नहीं, ये इसमें 13 में ये चीज है जी। इसके ये तो आया ना पीटीए के 1996 के एक्ट के अंदर ये एसआरओ आया है जी, मैं समझ गई हूँ। और इसके अंदर आपने मिनिस्टर का कहा है कि फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर इसकी इजाज़त देगा, फिर ये जाएगा आपकी अदालत के पास, फिर जज ऑफ द हाई कोर्ट, डेफिनेशन है जज, कोई लोअर लेवल का नहीं, जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है उसकी इजाज़त से मशरूत होगा, उसके बाद आप सर्वेलेंस कर सकेंगे। और उसके ऊपर आपने एक शिक भी ये रखी है कि अगर आप गलत सर्वेलेंस करेंगे तो उसकी सज़ा भी आपने मुकर्रर की हुई है। सो हाउ कम आपको इस ऑर्डर की ज़रूरत पड़ गई जब ये ऑलरेडी ये मौजूद है? देखें, ये थोड़ा सा डील करता है विद रिगार्ड्स टू द टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रही हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको जितने भी ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, खा वो एक सूबे में हो या दूसरे सूबे में हो, टेररिज्म इज़ ऑन द राइज अगैन एंड वी हैव सीन दैट एज ऑफ दिस मॉर्निंग एज वेल। आपने देखा कि आज भी सुबह जो है अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों ने शहादत का जाम नोश किया। कल भी यही हुआ था एक वो केस में। कमिंग बैक टू दिस, मैं इसी पे ही आ रहा हूँ। मोस्ट ऑफ इट एक्चुअली डील्स एंड परटेन्स टू जियो फेंसिंग। मतलब मैं इसकी निटी-ग्रिटीज में नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज़ एक्सप्लेन करें कि जियो फेंसिंग और इसका क्या। देखिए, इसका ज़्यादातर जो मामला है किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, किसी एक लोकेलिटी में देखने के लिए वहाँ पे मुख्तलिफ एजेंसीज यूज़ करती हैं इस डेटे को, जो जियो फेंसिंग के थ्रू ऑलरेडी इजाजत इसने दी हुई है ना? बिल्कुल दी है, तो इसकी लेकिन इसमें ये स्पेसिफिक है पीटीए के अंडर ये एसआरओ, और इसके अंदर अभी प्रोसीजर आना है। ये नहीं है कि इसमें इसको किसी प्रोसीजरल एस्पेक्ट से रेगुलेट नहीं किया जाएगा। ये अभी फिल वक्त अशद ज़रूरत है वक्त की, और इसमें वजह क्या है? बिकॉज of this being the need of the hour right now, जिस तरह terrorism on the rise है। But you say the need of the hour, you still don't tell me कि जब ये कानून मौजूद है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? आप कहते हैं कि दहशतगर्दी है, तो दहशतगर्दी 2013 में भी थी। टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के हवाले से दिस एक्चुअली परटेन्स टू दिस। यहाँ पे तो लिखा है एसएमएस के थ्रू, या पाकिस्तान से वो बाहर हो, या पाकिस्तान के वो अंदर हो, या किसी शिप पे हो, किसी जहाज पे हो, एंड सो फोर्थ। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है 13 का, जो एक्ट है। मैं उसी पे ही बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ ये एसआरओ जो आया है, ये नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के हवाले से आया है कि क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तो यही है ना कि आपने मोबाइल के सिग्नल्स को देखना है। फिर अगर कोई दो टेररिस्ट या कोई ऐसे लोग बात कर रहे हैं टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, तो इसमें नहीं था ये? देखें, इसमें था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पीटीए के अंदर स्पेसिफिक उसको कर दिया है। क्या था? पीटीए के अंदर उसको, पीटीए एक्ट जो 1996 का है उसके अंदर स्पेसिफिक कर दिया है। अच्छा, इससे ज़्यादा डिटेल्स जो हैं, बिकॉज quite a few of those details are quite sensitive. And I'm probably not at liberty. बताएंगे नहीं वो details क्या? I'm not at liberty to share a lot of details इसके अंदर, क्योंकि उसमें ये भी एक एस्पेक्ट है। मैं इतना ज़रूर मेंशन कर सकता हूँ कि हाल ही में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसके लिंकेजेस और उनको पूरा जो है अनअर्थ करना, ये इसमें मददगार साबित होगा। ऑलराइट, सलमान अकरम राजा साहब, आपने बैरिस्टर अकील साहब को सुना है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि व्हाट वाज नॉट मुश्किल में है। नहीं, जो उन्होंने गुफ्तगू की बैरिस्टर साहब ने, मुझे नहीं पता आपको कुछ उसमें बात समझ आई या ना आई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, जो 2013 का कानून था उसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तमाम टेलीकॉम कंपनियां उसके तहत आ जाती हैं। उसमें सेल फ़ोन के ज़रिए की गई हर कम्युनिकेशन, वो टेक्सचुअल हो या वो ऑडियो हो, वो सब मौजूद हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उस कानून से बाहर हो। अब ये कहना कि 4 लाइनें लिखकर हमने ISI के ग्रेड 18 के अफसरान को ताकत दे दी है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको और मुझे ये हरासा करे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जहाँ ख़वातीन के, वकीलों के, घरेलू लोगों के फ़ोन टैप हो रहे थे ताकि उनको बाद में एम्बेरस किया जाए, उनको किसी तरीके से खिफ़त ज़दा किया जाए, उस मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये एक जवाब दिया है, ताकि हाई कोर्ट में जब अगली पेशी हो तो वहाँ जाकर ये कहें कि देखिए जी, अब तो कानून बन गया, जब तक इस कागज़ के टुकड़े को आप कलअदम करार नहीं देते, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और 2, 4, 6 महीने वहाँ खींच लें
और जिस तरह इस वक्त काबीना है, कहीं से कोई कागज़ आता है उसको ये तौसीक बख्श देते हैं अपनी। आज उन्होंने SRO बना दिया, कल पार्लिमान के ज़रिए ये कोई और एक्ट बनवा देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा तमाम आइनी निज़ाम जो है वो इस हुकूमत और इस एक मसनूई पार्लियामेंट है उसके सामने ढेर हो चुका है। इनका जो दिल करता है, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से कानून साजी की कि कानून में लिखा था हाजिर सर्विस हाई कोर्ट का जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल होगा, इन्होंने चूंकि जस्टिस जहांगीरी से मुकदमे छीनने थे, इन्होंने कहा नहीं, अपनी मर्जी का रिटायर्ड जज मुकर्रर कर सकता है इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे मकसद का पहले तयन किया जाता है कि हमने फ्रॉड को छुपाना है, इलेक्शन को में जो धांधली हुई उसको सामने नहीं आने देना, या हमने लोगों को हरासा करना है, उन पर एक तलवार लटकानी है कि आपकी मेरी हर एक की गुफ्तगू जो है बगैर किसी वारंट के। देखिए जो 2013 का कानून है उसमें एक बड़ा एक जामे एक प्रोसीजर है। पहले मिनिस्टर जो है वो देखेगा कि आपके पास क्या मटीरियल है, उस मटीरियल की बुनियाद पे मिनिस्टर इजाजत देगा कि आप जाइए हाई कोर्ट से इजाजत लीजिए, फिर हाई कोर्ट का जज इजाजत देगा। अच्छा, वो इजाजत भी मशरूत होगी। मुझे सलमान अकरम राजा साहब एक वक्फा शामिल करना है, मगर यासीन आज़ाद साहब कहते हैं कि मैं इस चीज़ के ही खिलाफ हूँ कि खुफिया इदारे जो हैं वो सिविलियंस का फ़ोन टैप करें। मगर यासीन आज़ाद साहब यहाँ पे बैरिस्टर अकील मलिक साहब कहते हैं कि यहाँ पे जंग छिड़ गई है, यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, तो उसके ऊपर फिर हम काबू कैसे पाएंगे? और ये जो हमने नया एक एक्ट निकाला है, इसको क्या कहेंगे, नोटिफिकेशन जो हमने दिया है SRO, ये बड़ा यूज़फुल होगा इस हवाले से। तो 2013 का क्यों यूज़फुल नहीं हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मगर कोशिश करेंगे समझने की मामलात को। बैरिस्टर अकील हमारे साथ मौजूद हैं, यासीन साहब भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं। वक्फा लेते, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। यासीन आज़ाद साहब आपकी जानिब, अब देखिए बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जी अगर एजेंसीज़ जो हैं और खुफिया अदारे टैपिंग नहीं करेंगे किसी भी फ़ोन की, तो फिर ये जो दहशतगर्दी की लहर है इसके ऊपर काबू कैसे पाएंगे? नहीं, क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को तब्दील करके इन्वेस्टिगेशन की जाती है या कानून के मुताबिक आप करेंगे? क्या जो 2013 का एक्ट है वो आपको इन्वेस्टिगेशन से रोकता है? रोकें, जो लोग जुर्म करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एंटी टेररिज्म एक्ट अपनी जगह पे मौजूद है। कोई दहशतगर्दी करता है तो उसके कानून के मुताबिक FIR दर्ज करें, उनको पकड़ के ले जाएं और ट्रायल करें। कोई आदमी आपको रोकता नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ मुझे ये बता दें कि आज दिन तक इस कानून को से ही मैं डेट ले लेता हूँ 2013 से लेकर अब 2024 तक है, क्या जो भी हुकूमत आई उसने इस कानून की खिलाफ वर्जी की, इस पर अमल किया? क्या हम कवानीन तो बना देते हैं और फिर पार्लियामेंट जो है, जिसको मैं कानून साज इदारा कहता हूँ, मेरे नज़दीक पार्लियामेंट का इदारा मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। जब वो कानून साजी करके बनाता है तो उसको ये कह देना कि ये पार्लियामेंट मसनूई है या इस पार्लियामेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो मैं हैरान उस वक्त होता हूँ कि जब पार्लियामेंट के तमाम वो लोग जो एक दूसरे की बात को नहीं मानते लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके पूरी प्रोसीडिंग में हिस्सा लेते हैं और पार्लियामेंट की हैसियत को भी तस्लीम करते हैं और फिर वो पार्लियामेंट के एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। मैं ये एक बात कहता हूँ कि क्या जो पार्लियामेंट है वहाँ कोई तकरीरों का मुकाबला होना चाहिए या पाकिस्तान के लोगों के लिए कानून साजी का काम होना चाहिए? मैं तो आज दिन तक पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का काम कम और तकरीरों का सिलसिला ज़्यादा देखता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कानून मौजूद था तो इस SRO की ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी वजाहत तो हुकूमत ही कर सकती है, मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइन की मौजूदगी में, 2013 के इस एक्ट की मौजूदगी में, अगर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ आपको कोई कार्रवाई करना है तो दहशत गर्दी का अपना एक कानून अपनी जगह पे मौजूद है, ऑलरेडी उस कानून के मुताबिक आप FIR काटें, FIR काट के उसको कोर्ट में ले जाएं और ट्रायल करें और उसका अगर कोई जुर्म बनता है तो उसको सज़ा दें। लेकिन ये जो छोटे छोटे तब्दीलियाँ करके हम कानून का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि शायद इससे हमारी कोई बेहतरी हो जाए, तो आखिर इस बात की वजाहत तो देना तो ज़रूरी है ना, ये बताना तो ज़रूरी है कि इस कानून की मौजूदगी में इसका जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया या SRO जारी किया उसकी कोई रीज़न दी है कि अगर पहले 2 एजेंसियाँ 3 एजेंसियाँ फ़ोन टैप करती थी
तो आज एक ही एजेंसी को वो इख्तियारात क्यों दिए गए हैं, बाकी को क्यों बीच से हटा दिया गया, जबकि ये एक्ट अपनी जगह पे मौजूद है। जी, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम कानून बनाते ज़रूर हैं, हम उस पर अमल नहीं करते। नहीं यासीन साहब, अलाउ मी टू आस्क दिस क्वेश्चन यासीन साहब, कि देखिए मैं तो कंफ्यूज इसलिए भी हूँ कि ये काबीना का नोटिफिकेशन है SRO, ये जो 2013 का है, ये तो बाकायदा पार्लियामान ने पास किया हुआ है, इसके ऊपर पार्लियामान का स्टैम्प है। तो आप लोग तो कानूनदान हैं, आप सब वकील हैं, ये बताइए कि ये काबीना का SRO जो होगा वो बालादस्त होगा कि ये 2013 का जो कानून जो पार्लियामान ने स्टैम्प किया, ये मुझे समझ आपका बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जो जी यासीन साहब आप दे दे, फिर मैं बैरिस्टर से जो 2013 का कानून है पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, यही इसी पे हमें अमल करना चाहिए, किसी और SRO पे या कैबिनेट के फैसले पे अमल नहीं करना चाहिए। चलें, आपकी राय आगे। जी, मैं ये समझता हूँ जी बैरिस्टर कील से भी पूछ लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें करूँ कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो बेसिक लॉ है, वो PTA का लॉ है, जिसमें ये तमाम तर इंटरसेप्शन के हवाले से ये तमाम तर चीज़ों का जिक्र भी है। इसमें सेक्शन 54 बड़ा वाज़े तौर पे इस पे रोशनी भी डालता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ मेथड्स, ये टाइम टू टाइम जो है, आपने देखा होगा कि FBR के भी, सो एज़ टू से फॉर द सेक ऑफ एन एग्ज़ाम्पल, SROs आते रहते हैं। हुकूमत इनकी भी हुकूमत में कई SROs आए, लेकिन माज़रत के साथ इनकी हुकूमत तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। मैं एक मखसूस सियासी जमात जिसका नाम PTI है, और उनके दौर में आपने देखा कानून साजी तो नहीं और ऑर्डिनेंस हुए, बट नॉट गोइंग ऑफ टॉपिक, एक SRO आया है और SRO में वाज़े तौर पे लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बताना चाहता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इन द एप्रीहेंशन ऑफ एनी ऑफेंस। देखिए ये बिल्कुल, मैं इस इधर भी मैं आपको एग्जैक्टली यही पढ़ के सुना देती हूँ। एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी हुई है, और इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग लॉज नीदर कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोवाइड फॉर, इसके अंदर भी रेगुलेट एडवांस एंड मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स सच एज कवर्ट सर्वेलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस, वायर टैपिंग, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। इसीलिए दैट्स व्हाई I'm worried. But that's why I'm going back to the basic argument. जो मेरा एक शुरू का आपके प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने कहा कि this pertains to जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड है, एंड इससे ज़्यादा मैं उस किसी डिटेल में नहीं जा सकता नेशनल सिक्योरिटी के। ऑलरेडी आपके पास लिम्स है ना, जिसके तहत टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल है, जो है वो आपके साथ जब साइन करती हैं डील, तो वो ये एग्री करती है कि 2% उनके जो हैं सार्फिन हैं या जो भी उनके क्लाइंट्स हैं, आप उनको सर्वेल कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गलत सर्वेलेंस कर रहा हो, यानी कि किसी दहशतगर्द को नहीं बल्कि मेरे या सलमान अकरम राजा साहब या आपके फ़ोन या यासीन आज़ाद साहब के फ़ोन के अंदर घुस गया हो, तो फिर आप तयन कैसे करेंगे कि ये दहशतगर्द हैं? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी सजा कौन देगा? सिविलियंस देंगी होना चाहिए ISI को? नहीं, मेरा ये इसके अंदर प्रोसीजर, अगर देखें, ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है कि ब्लैंकेट अप्रूवल इस सेंस में कि किसी का भी जिसका जब दिल चाहे किसी की फ़ोन टैपिंग कर ले या किसी के फ़ोन में घुस जाए, इसमें ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है। Where does it say? This is what I'm saying कि ये SRO आया है एक एक्ट के अंदर, और उसके बाद इसमें अभी प्रोसीजर डिफाइन होगा। प्रोसीजर, ये मैं नहीं कह रहा कि ये प्रोसीजर ही नहीं आएगा, अनाउंस पहले कर रहे हैं फिर डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि कुछ नेशनल सिक्योरिटी के पैराए में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके इस मीडियम के थ्रू नहीं उसको अफशां कर सकता हूँ, उसके ऊपर जो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है। और उसकी वजह ये है कि जिस तरह बात की कि एंटी टेररिज्म एक्ट का अपना कानून मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि आप कोई एप्रीहेंशन हो नेशनल सिक्योरिटी के पहराए में और हैं, इट इज़ एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ, क्योंकि आपके क्रॉस बॉर्डर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। वो इस एक्ट के अंदर है। मगर लेट मी कम टू सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब, आपने बैरिस्टर कील की एक्सप्लेनेशन सुन ली है। योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आई हैव जस्ट अ फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। देखिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी इन्होंने। नेशनल सिक्योरिटी है, क्रॉस बॉर्डर है, ये तो हमेशा होता है ना। फिर हम पूरा आइन फाड़ के फेंक देते हैं, जी हमारी सिक्योरिटी को बड़ा खदशा है इसलिए हम आइन पे अमल नहीं करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता।
और ये कहना कि बाद में रूल्स प्रोसीजर्स आएंगे तो फिर इस कागज़ को हम फेंक देते हैं ना, जब आएंगे रूल्स प्रोसीजर्स और सेफ गार्ड्स तो फिर इस पर अमल होगा। ताकत तो आपने पहले दे दी, अभी प्रोसीजर और सेफ गार्ड्स आप कहते हैं बाद में आएंगे। तो मेरी नज़र में ये कागज़ का टुकड़ा बिल्कुल एक लग्फ टुकड़ा है। और जो लिंक की आपने बात की, जो इस वक्त टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के सिस्टम में इन्होंने लगाया हुआ है कि 2% सार्फिन अपनी मर्जी के उनकी ये बात सुन सकते हैं, उसी के हवाले से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसको फिलफौर डिसेबल किया जाए, इसको गैर फाल किया जाए। इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। इन्होंने बज़ाहिर एक कानूनी जवाज़ फिलफौर पैदा करने के लिए इसको जारी किया है, लेकिन ना इनको इस कानून की कोई ज़रूरत थी। ये इससे पहले भी टैपिंग करते रहे हैं और बाद में भी करते रहेंगे। जो एजेंसियां ये काम करती हैं वो किसी अदालत या कानून के तहत नहीं करती, वो तो बस करती हैं। इन्होंने ये जारी किया है कागज़ का टुकड़ा सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिखाने के लिए कि जो लिम लगा हुआ है, ये जो एक इन्वेस्टिगेशन अपरेटस है या जो आले हैं जिनके लिए ये सुन सकते हैं, उसका जी ये जवाब अब हमें मिल गया, इसलिए हम उसको गैर फाल नहीं करेंगे। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, आप में कोई भी आप महफूज नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान अकरम राजा साहब, यासीन आज़ाद साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब। तो नाजरीन, पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है, हम उम्मीद करते हैं कि जमहूरी ही रहे और एक सिक्योरिटी स्टेट ना बन जाए। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।